जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लासेस परिवार में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो पदार्थ जुड़कर संयोजन बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करने से होता है क्या, थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है फिर, और थोड़ा ज्यादा समय तक क्या करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पर देखे थे कि दो तत्व मतलब कि दो पदार्थ जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा था, ठीक है। ये था संयोजन अभिक्रिया। मतलब डिफिनेशन क्या था कि इसमें दो छोटे पदार्थ जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़े यौगिक जो होता है ना, जैसे यहाँ पर CO3 ये टूटकर Ca और क्या होता है चूना CaO और CO2 में बदल जाता है। तो ये है संयोजन। और ये क्या है वियोजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, अपघटन। तो ये सब देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, इससे आगे जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे जो अभी पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक ताप रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, इसको मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। जो हम लोग को पढ़ना है ताप रासायनिक समीकरण। देखिए, ताप रासायनिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ताप रासायनिक समीकरण, ठीक है। ताप रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ टेम्परेचर से संबंधित जानकारी। जैसे देखिए, मतलब एक ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें टेम्परेचर का बात किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसका दो एग्जाम्पल है, मतलब दो डिफिनेशन यहाँ पर कि एक ऊष्मा क्षेपी आता है। क्या आता है? ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो यह है ताप। यहाँ पर देखिए ऊष्मा बात हो रहा है, टेम्परेचर, यहाँ पे ऊष्मा, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी है और यहाँ पर ऊष्मा शोषी है। ये दोनों में क्या अंतर हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो यह ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ और वहां से ऊष्मा निकलने लगा। क्या हुआ? ऊष्मा निकलने लगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे अगर बात करते हैं तो चूना के देखे होंगे, चूना नाम सुने आप लोग, चूना, चूना तो देखे होंगे, सभी जगह मिलता है। जब चूना को क्या करते हैं, ये चूना है, क्या है? चूना। ये बुझा हुआ चूना है, क्या है? बुझा हुआ चूना। चूना या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। इसे कली चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये चूना को क्या करते हैं? जल में डालते हैं। क्या करते हैं? जल में डालते हैं। तो जानते हैं क्या बनाता है? CaOH के होल ट्वाइस बनाता है। अब इसे जानते हैं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। और आप लोग देखे होंगे जब घर का पोताई करते हैं, अगर चूना से करते हैं, क्या करते हैं? चूना से। तो हम लोग करते क्या है कि पहले, अच्छा एक यहाँ पर बात थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे चूना को अगर पानी में डालेंगे कि पानी को चूना में, तो थोड़ा सा हम समझते हैं, यहाँ पर ऊष्मा निकलता है और क्या निकलता है?
उष्मा। देखिएगा, जब क्या करते हैं, अगर एक बाल्टी लिए, एक टप लिए, उसमें डाल दिए चूना, क्या डाल दिए? चूना। उसके बाद डाल रहे हैं क्या? पानी। क्या डाल रहे हैं? पानी। तो यहाँ पर वो कुछ देर बाद खौलने लगता है। क्या होता है? खौलने, मतलब डालते ही खौलने लगेगा। उसके बाद वो जो बर्तन का जो पेंदी है ना, वो चारों तरफ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो गर्म कैसे हुआ? उष्मा तो निकल रहा है ना, बगैर उष्मा निकलने तो गर्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब चूना में पानी को डाला जाता है, चूना में पानी को डाला जाता है या पानी में चूना को डालिए, दोनों स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे उष्मा निकलता है। तब इसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो हम लिख देते हैं इसका डिफिनीशन। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेके उतार लीजिएगा। डिफिनीशन समझना बहुत जरूरी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए क्या है इसका डिफिनीशन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग, उसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्या बोले? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, अब ये क्या है? ये है अभिकारक। अब ये क्या बना? उत्पाद। तो उत्पाद में देखिए क्या है, और यहाँ पर हम लोग प्लस चिन्ह देते हैं। जब उष्मा उत्सर्जित होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं? उसके पहले प्लस चिन्ह देते हैं। और यदि उष्मा अगर लेता है, क्या करता है? यदि उष्मा लेता है तब वहां पर हम लोग माइनस देते हैं। लेने वाला हमेशा माइनस में ही जाता है और देने वाला हमेशा प्लस में ही जाता है। कैसे समझेंगे? कि अगर बात करते हैं, मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं, किसी को कर्ज दिए परसेंटेज पे, तब अब उधार दे दिए कि नहीं 5 दिन 10 दिन के बाद, तो हम लोग घटा में जा सकते हैं। ठीक है। जब हम कुछ प्रॉफिट के लिए दिए हैं 5% 10%, तब वहां पर क्या होगा? हमारे पास और ज्यादा पैसा आएगा, इसीलिए हम क्या होंगे? जो दिया प्लस में। अब जो लिया है, मान लेते हैं हम 100 रुपए दिए हैं और एक मंथ बाद हम बोलते हैं कि 110 रुपया, तो उसको बेचारा को 10 रुपया ज्यादा देने पड़ा, तो क्या हुआ? माइनस। तो यहाँ पे माइनस, ठीक ना? जो जब उष्मा क्या होता है? उत्सर्जित होता है। ये तो बात है, आगे भी इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर CH4 क्या है? CH4 ये क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन। जब इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? CO2। और बनता है जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और साथ में उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। ठीक है। तो ये भी उसके साथ अगर बात करते हैं कार्बन, क्या है? अगर कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, किससे? ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या बनाता है? CO2। क्या बनाता है? CO2।
और यहाँ पर भी क्या होगा, उष्मा निकलेगा। अरे जब जल रहा है तो क्या होगा, निकलेगा है ना। तो ये सब क्या है, भोजन का पचना, ग्लूकोज का टूटना, ये सब क्या है, उष्मा उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये सब क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिए, इसे एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे मिटाते हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक इसको मिटा दिए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। इसको मिटाते हैं और समझते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए उष्मा शोषी, आगे देखते हैं उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में होता है उष्मा देनी पड़ता है। उष्मा क्या करता है, हमको उष्मा देनी पड़ेगा। जैसे अगर बात करते हैं, आप लोग बर्फ देखेंगे, बर्फ तो देखें, तो जब बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब कि उष्मा दे रहे हैं। क्या करते हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो जब उष्मा देंगे तो ये क्या होता है, टूट जाता है, मतलब कि पिघल जाता है। क्या होता है, पिघल जाता है, पानी बदल जाता है। उसी तरह से अगर बात किया CaCO3, इसे क्या करते हैं, जब हीट करते हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो यह क्या बन जाता है, CaO प्लस क्या बनता है, CO2। तो ये सब क्या है, ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा देने पड़ रहा है, उष्मा को शोषित कर रहा है। क्या कर रहा है, हाँ। अगर आप क्या करते हैं, पानी, अगर बात करते हैं पानी, जो पानी को क्या करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं, बर्तन में रख के क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वाष्प बदल रहा है, तो वाष्प बदल रहा है, उष्मा लेके क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो वाष्प में पानी का वाष्प बदलना, ये भी क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बाद फिर से लिखेंगे उष्मा शोषी। देखिए, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ, सॉरी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, उष्मा का अवशोषण, मतलब उष्मा लेकर करता है, उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक ना, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तब क्या कहते हैं, इससे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखें, जैसे N2 प्लस O2, यहाँ पर क्या बन जाता है, NO बनता है। क्या बनता है, NO। इसको संतुलित करेंगे तो ऊपर 2 लगा देंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लिखना है, क्या करना है, माइनस, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर देखिए, अगर कार्बन को जब ऑक्सीजन दिए थे तो यह हुआ था उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पर करते क्या है कि H2, क्या करते हैं, कार्बन को जब जल में से क्रिया करवाते हैं, तब यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, CO2 बनता है। और बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और यहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये सब क्या है, ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें
ऊष्मा का अवशोषण होता है, बर्फ का पिघलना क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। अगला पॉइंट जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए विस्थापन या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या इसे हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन क्या है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग विस्थापन, एक और है द्विविस्थापन जिसे उभय विस्थापन कहते हैं, ये जानना जरूरी है। क्या है कि क्रियाशीलता समूह क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं क्रियाशीलता समूह क्या है, क्रियाशीलता। ठीक है, क्रियाशीलता समूह क्या है, तो यहाँ पर शुरू में आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, एसेन, उसके बाद में पीबी। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है हाइड्रोजन, उसके बाद Cu कॉपर, उसके बाद में आता है Hg, Ag, Au, ऊपर लिख देते हैं यहाँ तक Ag, उसके बाद Au, उसके बाद Pt। ये देखिए सबसे अधिक क्रियाशीलता जो समूह है, इसमें सबसे अधिक क्रिया जो जल्दी से करता है किसी के साथ या उसे विस्थापित कर रहा है। क्रियाशीलता समूह में होता क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि अगर एक किसी दूसरे, इसमें से अगर किसी, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सोडियम है, सोडियम जो है ना किसी यौगिक के विलयन से जिंक को विस्थापित, मतलब ऊपर ले जाता तो है, नीचे वाले को विस्थापित कर देता है, ऊपर ले, जैसे पोटेशियम जो है ना सोडियम को किसी के साथ से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे आप लोग अगर मान लेते हैं स्कूल में जाते हैं तो लोग बैठने की लड़ाई कर देते हैं, अगला बेंच पर कहते हैं ए मेरा दोस्त का है, ए हम बैठेंगे, तो वहां पर कौन बैठता है, जिसके पास ताकत होता है वही ना बैठता है कि हम यहाँ बैठेंगे तो बैठेंगे। तो यहाँ पर भी वही है, इसके पास क्रियाशीलता मतलब इसके पास ताकत है, ये नीचे वाले तत्व को उसके ही यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, दोस्त से ही विस्थापित कर। देखिए यहाँ पर समझते कैसे हैं और इसका डिफिनेशन लिखते हैं पहले। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसमें होता है क्या है, यह एक ऐसा विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व, ध्यान से पहले डिफिनेशन का सुन लीजिए उसके बाद लिख देते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका क्या करता है, स्थान ले लेता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर है Zn, क्या है Zn, और यहाँ पर है
CuSO4। और ध्यान से देखिएगा आप लोग, Zn कहाँ है इसमें? Zn देखिए यहाँ पे है। कॉपर कहाँ है? यहाँ पे है। तो देखिए ये क्या है? नीचे है। कॉपर क्या है? नीचे है। तो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है कौन? Zn। अब Zn अकेला है, देखिए अकेला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अकेला है। और ये देखिए कॉपर जो है ना SO4 के साथ है, एकजुट में है, फिर भी ये क्या करता है? कितना इसके पास ताकत होता है कि ये जो जिंक है कॉपर को हटा देता है। क्या करता है? कॉपर को हटा देता है और यहाँ पर खुद बैठ जाता है। किस तरह से? तो Zn को हटा, यहाँ पर कॉपर को हटाएगा और Zn बनाएगा, ZnSO4 बनाता है। और ये बेचारा जो कॉपर हट जाता है, ठीक है। ये कॉपर क्या होता है? थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, Cu, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो Zn है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्या कर रहा है? कॉपर को हटा दे रहा है। खुद इसके यौगिक है, इसके साथ बना हुआ है, फिर भी इसके यौगिक से हटा दे रहा है। और यहाँ पर एक तत्व का विस्थापन हो रहा है। कितने? सिर्फ एक तत्व का विस्थापन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या बोले हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही तत्व, सिर्फ Cu क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर से समझते हैं अच्छी तरह से क्या है। सॉरी, जब एक तत्व दूसरे तत्व को, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए Pb क्या है? Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, सॉरी कॉपर क्लोराइड है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Pb देखिए और कॉपर देखिए। तो Pb कहाँ है? Pb यहाँ पे है, कॉपर क्या है? यहाँ पे है। मतलब कॉपर से ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा और यहाँ पर बनाएगा PbCl2 बनाएगा और यहाँ पे Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखते हैं फेरस, क्या देखते हैं? Fe, और यहाँ पर H2SO4 है। क्या है? H2SO4। अब यहाँ पर देखिएगा फेरस और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो फेरस कहाँ है? फेरस देखिए यहाँ पे है। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। और एक और बात, ये हाइड्रोजन से नीचे भी जितने भी तत्व हैं एकदम कम क्रियाशील है। क्या है? कम। एकदम धकेलेगा ना बेतला देगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सब निकल जाएगा। यहाँ पर क्या? कॉपर क्या हो गया? निकल गया आराम से। यहाँ पर भी कॉपर क्या हो गया? जिंक Pb से क्या हो गया? हट गया आराम से। यहाँ पर भी हट जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बनेगा HeSO4 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो ये याद होना, इसको याद करना बहुत जरूरी है यदि आप लोग विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझना चाहते हैं, तब बहुत जरूरी है ये समझना, ठीक है। अब इसे हम लोग मिटाते हैं। अब इसे मिटा के आगे हम लोग समझते हैं क्या। तो यहां पर समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सॉरी मिटा दिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। टाइम लग गया मिटाने में। अब आगे जो पॉइंट है मेरा वो क्या है? विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन
या इसे हम लोग उभय विस्थापन भी कहते हैं, उभय विस्थापन। ठीक है, अभिक्रिया तो क्या है? आप लोग मूलक के बारे में जानते हैं? मूलक क्या होता है? मूलक क्या होता है, या आयन के बारे में जानते हैं? तो यहाँ पर ये हम लोग जानेंगे, उसके बाद ये समझ। तो मूलक क्या होता है? जो प्लस और माइनस को बताता है, जैसे धनायन और ऋणायन होता है वही है आयन। देखिए धनायन और ऋणायन के बारे में, तो एक पर प्लस एक माइनस, जिस पर प्लस होता है उसे हम लोग धनायन बोलते हैं, जिस पर माइनस, जैसे यहाँ पे Na, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो बन जाता है प्लस। आगे इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसी तरह अगर क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, माइनस। तो इसे हम लोग बोलते हैं धनायन, इसे बोलते हैं ऋणायन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर होता है कि दो यौगिक, कितने? दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है। जब दो यौगिक अपने आयनों, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलकों, अपने आयनों या मूलकों का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब यहाँ पे जो है ना, दो विस्थापित होगा। कितने? दो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, क्या है, Na2SO4 और BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझे थे पिछले वीडियो में, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, कैसे यहाँ से आधा अधूरा समीकरण को कैसे पूरा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं क्या बनने वाला है, समझा देते हैं। देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर Na और यहाँ पर बनेगा Cl, तो सोडियम का संयोजकता एक होता है, इसका भी संयोजकता एक होता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। देखिएगा यहाँ पर पहले लिख देते हैं NaCl। अब आगे जो यहाँ पर बनने वाला है BaSO4 बनेगा, उसके बाद इसके साथ ये बनेगा BaSO4। एक कैसे बना आप लोग वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर और यहाँ पे देखिए ए है प्लस, ए टोटल क्या है, इसको मिटा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस। ठीक है, तो ये जो है इस यौगिक का, ध्यान से देखिएगा, इस यौगिक का जो माइनस है इस यौगिक के प्लस के साथ जुड़ा हुआ, देखिए बेरियम सल्फेट बना है कि नहीं। इस यौगिक का जो माइनस है इस यौगिक के प्लस के साथ एक नया यौगिक क्या किया है, बनाया है। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो यौगिक है ये अपना माइनस दे देता है दूसरे वाले प्लस को, और ये जो यौगिक है अपना माइनस दे देता है, और यहाँ एक एक दो नए यौगिक का निर्माण करता है। आई होप आप लोग यहाँ समझ में आया। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, और यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो बनता है ये जो है, ये बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट, यहाँ पे एक अवक्षेप का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसके देख लेते। ये है अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या है, ये सब कौन सा है अवक्षेप? तो जैसे देखिए समझाते हैं अवक्षेप क्या है। जब कोई बिलियन बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि नीचे कुछ बैठ जाता है,
जो ठोस पदार्थ होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ये जो है ना, इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। ठीक है, तो आगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक और एग्जाम्पल इससे पहले देख लेते हैं, उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्या है कि PbNO3 के होल ट्वाइस और KI है। तो यहां पर देखिएगा किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर A प्लस A माइनस A प्लस A माइनस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, A जो है ना A प्लस इस माइनस के साथ और A जो प्लस है इस माइनस के साथ करके क्या बनाएगा, यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, PbI2। क्या बनता है, PbI2 बनता है। और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनता है। क्या बनता है, KNO3। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इस यौगिक का माइनस इस यौगिक के प्लस के साथ, देखिए पोटेशियम के साथ बना है, इस यौगिक का माइनस इस यौगिक के प्लस के साथ बना है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक और देखते हैं, सिर्फ अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक अंत करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखे थे कि Na2SO4 और BaCl2 और यहाँ पर क्या बनाया था, सोडियम सल्फेट, सॉरी यहाँ पर NaCl बनाया था, NaCl और बेरियम सल्फेट बनाया था, BaSO4 बनाया था। और यही क्या है, अवक्षेप, जिसे हम लोग बोलते हैं ये सफेद कलर का है। ठीक है, मतलब कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा, जिस अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है कि जैसे देखिए, अगर बात करते हैं चीनी लिए और पानी लिए, उसमें अगर मान लेते हैं छोटे छोटे, अगर उसको घुलाए और पूरा का पूरा घुल गया और नीचे उसमें छोटे छोटे अगर मान लेते हैं सॉलिड पदार्थ बैठ जाता है, जो ठोस होता है वो बैठ जाता है, तो वो जो बैठ गया नीचे पेंदी में, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसलिए जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यदि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पूरा का पूरा वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। और साथ में एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है कि नहीं हम आप लोग को समझा पाए। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।